अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाज़ेब। ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए ये आग का दरिया और डूब के जाना है। ये शेर इस वक्त पाकिस्तान के 23वें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर 100% दुरुस्त आ रहा है, जिनको हल्फ उठाए तो एक ही रोज़ हुआ है, लेकिन उनके सामने सियासी और इक़्तिसादी चैलेंजेस का एक अंबार है जिस पर काबू पाना ही शहबाज शरीफ की हुकूमत की बका की जमानत होगा। पहले बात करते हैं उस चैलेंज की जिसने पाकिस्तान की माशी जड़ों को जकड़ रखा है। इमरान खान हुकूमत के दौर में महंगाई और माशी मुश्किलात शहबाज हुकूमत को विरसे में मिली है, जिसको संभालने और बेहतर बनाने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज की पहली मीटिंग ही मुल्क के नामवर जो माशी माहिरीन हैं उनसे की और एक कौमी इक़्तिसादी कौंसिल बनाने का फैसला हुआ जो माशी मामलात में बेहतरी के लिए सिफारिशात मुरतब करेगी। मानी खेज और शायद तशवीश की बात यह है कि इस मुशावरती इजलास में नून लीग के 3 अहम ऐसे लोग मिसिंग थे जो कि मतलब शायद खकान अब्बासी, एहसन इकबाल और खुर्रम दस्तगीर, तीनों को मईशत और प्लानिंग और तिजारत जैसी वजारतों पर उबूर हासिल है। इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी में मईशत पर उबूर रखने वाले लोग मौजूद हैं, हिना रब्बानी खर हैं, नवीद कमर हैं, उनको भी इस इजलास में शामिल करना चाहिए था। इस मीटिंग के बाद नून लीग की माशी टीम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी मुमकिना माशी सिंध का खाका पेश किया, लेकिन साथ ही पाकिस्तान की सियासी रिवायात के मुताबिक हर हुकूमत की तरह इस नई हुकूमत ने भी माजी की हुकूमत को नाकिस माशी पॉलिसी पर तनकीद का निशाना बनाया। अहम बात जो मिफ्ता इस्माइल ने की वो आज IMF प्रोग्राम जारी रखने के बारे में थी। को भी हम बता सकते हैं कि हम एक दिन के अंदर हम सब चीज़ें नहीं कर सकते, हम IMF से फिर बात करेंगे, लेकिन मैं एक चीज़ अश्योर कर सकता हूं IMF को और तमाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को कि जो भी, और चाइना को या CPEC को भी, कि जो भी फैसले पिछली हुकूमत ने किए थे उनके साथ वादे वहीद हम उस पर कायम हैं। हम खुदा न खास्ता ये नहीं करें कि हम पिछली हुकूमतों की बात नहीं मानेंगे। लेकिन इसी बारे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कुछ दिनों पहले जो हमें इंटरव्यू दिया था उसमें क्या बताया था? सुनिए। देखिए, IMF के साथ स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने एक एग्रीमेंट किया है और मैं समझता हूँ कि IMF ने हमारी मुश्किलें कस दी हैं और हमारे जो आने वाली नस्लें हैं उनको भी इस मुआहदे की रूह से उनको भी मॉडगेज कर लिया है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक पाकिस्तान की जो नेशनल इंटरेस्ट है, ये मुआहदा की बात शकें उसके ख़िलाफ़ हैं। हम एक ज़िम्मेदार, अगर अल्लाह ताला मौका देता है तो ज़िम्मेदार गवर्नमेंट के हवाले से हम इंतहाई ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए इसको IMF की शराइत को बेहतर बनाने की पूरी सही करेंगे। लेकिन मुआहदा ख़त्म नहीं करेंगे कि जी बस दैट्स इट। अगर वो जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ बातें हैं वो अगर IMF उनको नहीं मानता तो फिर हम कौम को एतमाद में लेंगे। और नाज़रीन, माशी के अलावा सियासी बहरान और सियासी चैलेंजेस भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को दरपेश हैं। कैबिनेट अभी बननी है, पीपल्स पार्टी अभी तक जो है वो फ़िलहाल उन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया कि वो कौन कौन सी वजारतें चाहते हैं और क्या काबीना में वो शामिल भी होना चाहते हैं। यानी तफसीली गुफ्तगू करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म और नून लीग के सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब बहुत शुक्रिया। एक तो जो आज मैंने वो पिक्चर देखी, एक माशी माहिरीन की टीम बुलाई गई थी, उसमें आप मिसिंग हैं, खुर्रम दस्तगीर मिसिंग है, एहसन इकबाल साहब मिसिंग है। अब बात यह है कि हम तो अक्सर लोगों को ये कहते थे कि जी नून लीग के पास टीम है जो मईशत को संभाल सकती है, एनर्जी सेक्टर को संभाल सकती है। आप जैसे लोग पहले इजलास में अगर ना थे, कुछ और मसरूफियात वो होंगी, वो एक अलग चीज़, लेकिन लोग ये देखना चाहते हैं कि यार पहला इजलास है और उसमें इतने अहम सीनियर लोग मिसिंग हैं। नहीं, ये इजलास जो था ये बैरूनी जो माहिरीन थे उनको बुलाया था प्राइम मिनिस्टर साहब ने। अच्छा। तो उसमें हमारा होना ज़रूरी नहीं था, ये उनको सुनना चाहते थे इंडिपेंडेंटली कि वो क्या कहते हैं। ठीक। तो एक मुख्तलिफ लोग थे जो मुल्क में इकनॉमिक एक्सपर्ट्स गिने जाते हैं, या उनका क्लेम है। लेकिन डिसीजन मेकिंग में तो फिर आप लोग शामिल होंगे? जी, वो तो बात की बात है ना, अभी तो कैबिनेट नहीं बनी, अभी तो मामला शुरू नहीं हुआ। ये मामले कैबिनेट में आप शामिल होंगे? कैबिनेट में ये फैसला प्राइम मिनिस्टर करेंगे। मेरी ज़ाती ख्वाहिश है कि मैं कैबिनेट का हिस्सा ना हूं। आपकी ज़ाती ख्वाहिश का हमें पता है जी, लेकिन अगर वो कह दें कि शायद साहब आपने ये वजारत लेनी है, फिर आप लेंगे? मैं जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार हूँ। कैबिनेट पोजीशन जरा मैं अवॉइड करना चाहता हूँ। अच्छा, जिम्मेदारी क्या? जो जिम्मेदारी वो लगाएंगे। अगर आपको मईशत हवाले कर दी जाए, लेकिन आप पोर्टफोलियो नहीं लेंगे, मईशत को आप ओवरसी करने, मैं जो उसके लिए कर सकता हूँ। एनर्जी सेक्टर हो गया, या क्योंकि एनर्जी सेक्टर है, मैं उसको ओवरसी कर सकता हूँ। ठीक। मेरा ख्याल है कि अब लोगों को, दूसरों को मौका देना चाहिए कि वो भी ये तजर्बा हासिल करें, हम उनकी निगरानी कर सकते हैं। ये अबाई साहब, अगर
आप जैसे लोग काबीना में ना आए तो मौजूदा बहरान से निमटना जो है वो बड़ा मुश्किल होगा। नहीं, हम काबीना से भी ज़्यादा इफेक्टिव होगी। काबीना में बहुत से काम ऐसे होते हैं जो आपको अपने काम से दूर ले जाते हैं। तो बहरहाल ये फैसला प्राइम मिनिस्टर साहब ने करना है। चले देख लेते हैं वो क्या फैसला करते हैं। अच्छा, पार्लियामान मुद्दत पूरी करेगी नहीं करेगी इस पर भी अभी तक क्लैरिटी नहीं है, लेकिन आपका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, आपने कहा है कि जी पूरे करने चाहिए और पूरे करेगी मुद्दत 1.5 साल। जी, आपने जो अपना हदफ रखना है वो पूरा टर्म रखनी है। उससे पहले अगर आप समझें कि आपने छोड़ना है वो आपकी मर्जी है, लेकिन जो आपने काम करने हैं, जो आपकी पॉलिसीज होंगी, जो आपकी डायरेक्शन होगी, वो अगस्त 17, 2023 को सामने रखकर होगी। लेकिन पहले तो आप लोग कहते थे फौरी इंतखाबात, हमें हुकूमत नहीं चाहिए, हम शामिल नहीं होंगे। वो तो नहीं, बिल्कुल सही बात है। ये मेरी सबसे बड़ी राय, सबसे पहले मेरी राय ये थी कि आप अदम एतमाद करें और उसके बाद हुकूमत ना बनाएं और इलेक्शन में चले जाएं। लेकिन जो कुछ पिछले 10-15 दिन में हुआ है, जिस तरह इस मुल्क के आइन को तोड़ा गया है, जो इस मुल्क में हरकतें की गई हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि अब इस मुल्क को इस्तेहकाम देने की ज़रूरत है। और वो एक ऐसी कोलिशन गवर्नमेंट जिसके अंदर पाकिस्तान की सारी जमातें शामिल हैं, सब सूबों की जमातें शामिल हैं, वो मेरा ख्याल है कि एक ऐसा डायलॉग क्रिएट कर सकती हैं जो मुल्क को इस्तेहकाम देगा। अच्छा, ये जो वजारतें वगैरह बन रही, क्या आप मुशावरत का हिस्सा है? आपसे कहीं कंसल्ट किया जा रहा है? नहीं, ये कैबिनेट बनाना प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव होता है। वो इसमें जिससे मुशावरत करें, मैंने खुद भी कैबिनेट बनाई है, मैंने 20 आदमी बिठाकर मुशावरत नहीं की थी। अच्छा, ये मेरी जो समझ हो कि मैं किसको कहाँ पे रख सकता हूँ, तो ये उनका फैसला। हमारी तो इत्तलात ये है कि कल तक कैबिनेट फाइनलाइज हो जाएगी और अनाउंस हो जाएगी। ये भी मेरा ख्याल है कल या परसों 1-2 दिन में हो जाएगी। ठीक। अच्छा, आपने भाई साहब ये कहा कि जी नैब को अब ख़त्म करना चाहिए, तो अब तो आपकी गवर्नमेंट है, अब तो आपको ये कहना चाहिए कि नैब ख़त्म करने जा रहे हैं। जी, ये प्राइम मिनिस्टर साहब का फैसला है, कैबिनेट का फैसला है। मेरी राय बड़ी वाज़ेह है कि इसको बिल्कुल एकदम जल्दी ख़त्म कर दें, पहली ही कैबिनेट मीटिंग में ख़त्म कर दें। और लेकिन इस पर आपको ये आप पे आएगा कि ये अपनी जान बचा रहे हैं। हम जान नहीं बचा रहे, हमने भुगत लिया है। अगर यहाँ किसी की जान बचेगी तो इमरान खान की बचेगी। नहीं, आपने भुगत लिए, लेकिन शहबाज शरीफ साहब के ठीक ठाक मुकदमात हैं। कोई नैब का केस नहीं है उनके ऊपर। और मैं ये चाहता हूँ कि उस कानून में लिख दिया जाए कि PMLN के नैब के केस चलते रहेंगे। अच्छा, ये लिख दें ताकि किसी को नैब को खत्म कर दें, PMLN के। अच्छा, इंटरेस्टिंग। आप देखें, मैं एक बड़ी सीधी बात आपको करता हूँ, जब तक नैब रहेगा आपकी हुकूमत नहीं चलेगी। इमरान खान साहब की अगर बड़ी बड़ी फाश गलतियां हैं, लेकिन एक बड़ी गलती ये है कि उन्होंने नैब को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया, और उस इस्तेमाल में जो ब्यूरोक्रेसी थी वो भी मुलव्वस करनी पड़ी सियासी इंतकाम लेने के लिए हमसे। और उसका असर ये हो कि हर ब्यूरोक्रेट ने काम करना छोड़ दिया, फैसला करना छोड़ दिया। ठीक, इसलिए एक भी मुस्बत काम इमरान खान 4 साल में नहीं कर सका। अच्छा, जो गवर्नर स्टेट बैंक हैं वो रिटायर हो रहे हैं मई में। आज मिफ्ता इस्माइल ने उसकी बात भी की। आपके ख्याल में उनको एक्सटेंशन दे देनी? वैसे अब ये ना कहें भाई साहब कि ये वज़ीर आज़म का फैसला है, मैं आपकी राय जानना चाह रहा हूँ। गवर्नर स्टेट बैंक को एक्सटेंशन दे देनी चाहिए मई में? देखिए, एक्सटेंशन उनसे उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट करके ऑब्जेक्टिवली बिठा कर, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म स्टेट बैंक गवर्नर के हक में हूँ। अच्छा, ज़्यादा अरसा रहे, लेकिन क्या परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिवली क्या रही है, एक्सप्लेनेशन दे जो उन्होंने एक्शंस लिए हैं। वो तो आपके सामने है ना। नहीं, ये उनसे सुनना पड़ेगा सामने रखते हुए। हम तो हमारे उनसे कोई इंटरेक्शन नहीं हुई। ठीक, अब आपको इंटरेक्शन करनी पड़ेगी उनसे, उसके बाद आप फैसला कर लें कि वो कंटिन्यू करेंगे। मतलब ये एक तरफा फैसला नहीं कि आपने लगाया था। हाँ, नहीं, देखिए, एक बज़ाहिर एक क्वालिफाइड आदमी है, बहुत अच्छी एजुकेशन है उनकी, एक तजर्बा भी है, लेकिन क्या वो इस पोजीशन में कभी पहले नहीं रहे। एक मुल्क के, एक बड़े मुल्क के फाइनेंशियल रेगुलेटर के तौर पर उन्होंने काम नहीं किया, तो इस पर उनको मेरा ख्याल है कि एक फेयर हियरिंग देनी चाहिए। राइट। अच्छा, IMF पर शहबाज शरीफ साहब से जब लास्ट मेरी गुफ्तगू हुई थी, बड़ा डिटेल इंटरव्यू जब उनका किया था, तो उन्होंने ये कहा था कि जी जब अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाता हूँ, IMF में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे हमारी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, और अगर वो हमारे कंसर्न्स को ना सुने तो हमें फिर रिव्यू करना पड़ेगा मुआहदा। आज मिफ्ता इस्माइल ने उसके बिल्कुल उलट बात की कि हमें चलाना पड़ेगा जो कमिटमेंट्स की हुई हैं ऑलरेडी गवर्नमेंट ने।
तो ये ओपोजिशन में आने से पहले, हुकूमत में आने से पहले और बातें होती हैं, हुकूमत में आने के बाद जब रियलाइज़ होता है बंदे को नहीं हम तो ये नहीं कर सकते, तो IMF देखिए हमने वायदा कभी दिखाया नहीं गया, आपने क्या नेगोशिएट किया हमें कोई इल्म नहीं है। अब जब वो मायदा सामने आएगा तो उसमें फिर देखना पड़ेगा कि आप हमेशा इन मामलात को रीनेगोशिएट कर सकते हैं, आप इश्यूज को डेफर कर सकते हैं, ये सब चीजें उसके अंदर होती हैं। पब्लिक होना चाहिए, मतलब जो एक उसकी जी वेबसाइट बिल्कुल, उसके पैरामीटर्स जो हैं पब्लिक होने चाहिए, उनका क्या इम्पैक्ट आ रहा है आपकी इकॉनमी पर वो पब्लिक होने चाहिए। ये उसका इम्पैक्ट तो पब्लिक होता है ना, तो वो आपको करने चाहिए। और मेरी हमेशा ये सोच रही है कि ये हुकूमत IMF से एक तो नेगोशिएट करने में बहुत कमज़ोर रही है, और दूसरा इन्होंने ये जिसे कहते हैं ना अंग्रेजी में अप फ्रंट नहीं रहे। इस हुकूमत का एक खासा था कि हमेशा झूठ बोलते थे, हर मामले में झूठ बोलते थे। जब झूठ पकड़ा जाता है फिर आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है। यही काम इनके साथ IMF में भी हुआ है और उसका असर मुल्क पर पड़ता है। ये स्टेट बैंक की जो एक्ट की तरमीम की गई थी उसको भी रिवर्स करेगी हुकूमत? उसमें चेंजेस की जरूरत है। अच्छा, उसमें अब ये नहीं पता कि क्या चेंजेस उसमें IMF से कमिटेड थी और क्या खुद की गई हैं, क्योंकि एक बहुत रेडिकल चेंज है स्टेट बैंक की इख्तियारात में, जो मैं समझता हूँ मुल्क के माशी पॉलिसी पर इम्पैक्ट करेगा, सीरियसली इम्पैक्ट करेगा। आइडियल फाइनेंस मिनिस्टर कौन हो सकता है? आइडियल फाइनेंस मिनिस्टर आज मिफ्ता इस्माइल साहब हैं। अच्छा, डार साहब के आने तक डार साहब के आने तक? डार साहब ने तो शायद बजट भी बनाया जो जितना उनका अभी है नहीं। आज जो पाकिस्तान में लोग मौजूद हैं तो मिफ्ता इस्माइल साहब है। अच्छा, इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब? इंटीरियर ये प्राइम मिनिस्टर का फैसला है, लेकिन राना साहब लेकिन दो ऐसी चीजें तजर्बा है। लेकिन अबाई साहब ये दो चीजें मैं आपसे इसलिए, एक फाइनेंस, दूसरा देखें हमारे जो मसाइल है ना वो एनर्जी सेक्टर में, और एनर्जी में जितना मैं जानता हूँ आपको, तो एनर्जी में मेरा ख्याल है चंद लोग ऐसे होंगे पाकिस्तान में जो कि एनर्जी सेक्टर को इतना जानते हैं और मसाइल भी जानते हैं, और एक ही है। तो इसका मतलब कि शायद खाकान जो है वो एनर्जी मिनिस्टर बन सकते हैं। नहीं, वो बात नहीं। मैं देखिए आपने टीलर की बात की है जी। मेरी नज़र में प्राइम मिनिस्टर का फैसला है, मेरी नज़र में सबसे मौजू आदमी राना सनाउल्लाह साहब हैं। ठीक, उनका पंजाब में तजर्बा भी है, सही है, एक एज अ होम मिनिस्टर, और जो पंजाब एक बहुत बड़ा सूबा है और बड़े उसके मुख्तलिफ मसाइल हैं। आप एनर्जी पे आ जाए ना जी, तो सेंटर में इंटीरियर मिनिस्टर होना इतनी बड़ी बात नहीं है जितना वहाँ का मिनिस्टर होना है। अच्छा, और दूसरा सबसे बड़ी बात है, राना साहब ने ज़िंदगी में एक ऐसा तजर्बा है जो बहुत कम लोगों को, अल्लाह ना करे आपके साथ हो, मेरे साथ 7 kg हीरोइन के 15 kg हीरोइन इस हुकूमत ने उन पर डाली और उन्होंने उसको भुगता है। ठीक, उन्होंने जेल काटी है। ये आसान काम नहीं है। ये अच्छा, तजर्बा इंसान को वो सोच देता है जो आम आदमी के पास। एनर्जी मिनिस्ट्री पे आ जाए, जो प्राइम मिनिस्टर फैसला करेंगे। नहीं वो तो है, लेकिन फिर भी आपके नहीं, ख्याल मैं हमेशा कहता हूँ चले पेट्रोलियम पे हाजिर हूँ। नहीं, ये लिंक्ड है आपस में। अच्छा, इसलिए मैंने इन दो ये मिनिस्ट्री एक कर दी थी, दो डिवीजन्स को हमने इकट्ठा करके एक मिनिस्ट्री बना दी थी। ठीक, ये आपस में इतनी सीरियस लिंकेजेस हैं कि अगर ये अलग-अलग काम करें तो मुल्क के चले जाते हुए मुझे फॉरेन मिनिस्टर का बता दें। फॉरेन मिनिस्टर मेरे ख्याल में मौजूदा हालात में ख्वाजा आसिफ साहब बेहतर फॉरेन मिनिस्टर होंगे। ये तो आपने सब कुछ नून लीग को दे दिया। फिर नहीं, सब नहीं है। देखिए, काम वो करे जिसका तजर्बा हो, जो इन हालात में परफॉर्म करे, क्योंकि फॉरेन मिनिस्ट्री का हमारी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस से बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। तो ये अब सिर्फ वो फॉरेन ताल्लुकात की बात नहीं है, अब फॉरेन ताल्लुकात भी इकोनॉमिक इश्यूज पर बेस्ड होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो चूंकि उनका रिसेंट तजर्बा है ख्वाजा साहब का, बाकी अगर बिलावल साहब आना चाहते हैं, उनका एक अपना एक स्टैचर है, वो भी हो सकते हैं, लेकिन मैं चले ये लिस्ट शहबाज साहब को आप फिर भिजवा दें। ये आपकी नहीं, वो आप वो प्रोग्राम आपको देख रहे होंगे तो वो खुद ही। शाहिद खाकान भाई साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक के बाद पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद साहब हमें ज्वाइन करेंगे। मैरियट से कुछ डिस्टर्बिंग वीडियोज़ आई हैं जिसमें देखा जा सकता है उनको भी 3-4 और भी रहनुमाएं पुरतशद्दुद एक वीडियो सामने आई, उस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। पीपल्स पार्टी इस वक्त क्या सोच रही है, क्या वजारतें लेने से इनकार कर रहे हैं या वजारतें वो लेंगे। उसके बाद अली मोहम्मद खान साहब हमें ज्वाइन करेंगे हमारे साथ।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले शाहिद खाकान भाई साहब को आपने सुना। इस वक्त पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चंद साहब, पहले तो ये बताइएगा कि मौजूदा हुकूमत जो है वो कब तक कायम रहेगी? कंसेंसस क्या हो चुके हैं? कब तक आप हुकूमत में रहेंगे और इंतखाबात में जाएंगे उसके बाद? देखिए जी, ये तो कोई पता नहीं होता। कोलिशन गवर्नमेंट है और इस वक्त जो हालात भी हैं, लेकिन असल चीज जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, जो इंतखाबी इस्लाहत होनी है, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को जो मुल्क के साथ और आइन के साथ जो खलवाड़ हो चुका है, तो इसको मेरे ख्याल है कुछ मरहम पट्टी की जरूरत तो है। वो साल 1.5 साल तो लगेगा। हाँ, मतलब शाहिद खाकान साहब ये कह रहे हैं कि पूरा जितना भी असेंबली का टेन्योर है जो कि 1.5 साल रह गया, वो पूरी हुकूमत हम करेंगे। हाँ इंशाल्लाह जी, मेरे ख्याल में आईनी मुद्दत पूरी भी होनी चाहिए। आईनी मुद्दत पूरी होनी चाहिए। पिछली 2-3 असेंबलियों ने अपनी आईनी मुद्दत पूरी की है, 2008 से 13 और 13 से 18, और इस असेंबली का भी हक है अपनी आईनी मुद्दत पूरी करना। तो मेजॉरिटी जिसके पास होगी हुकूमत उसी की होती है, और ये एक अच्छी एक जमहूरियत के लिए, और मैं समझता हूँ हमारे मुल्क के लिए एक अच्छी रवायत है अगर असेंबलियां अपनी मुद्दत पूरी करें तो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या पीपल्स पार्टी ने उसूली फैसला कर लिया है काबीना में शामिल होने का? देखिए जी, इस वक्त सलाम मशवरा जारी है, और पीपल्स पार्टी की तो इतनी ख्वाहिश नहीं है वजारतें लेने को, तो लेकिन वजीर आजम साहब और उनकी टीम चाहती है कि पीपल्स पार्टी वजारतें ले, तो अभी तक वो मशावरत जारी है। भारत पीपल्स पार्टी की कोई ख्वाहिश नहीं है हुकूमत में आने की। ठीक है, और ये पार्टी का जो टारगेट था वो ये है, पहले इस हुकूमत को चलता करना और इंतखाबी इस्लाहत, ये पार्टी के 2 ही टारगेट है, और उसके बाद फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ठीक है। अगर चंद साहब, जो जरदारी सदर बनने की भी बातें हो रही हैं, क्या उस पर अभी तक कोई फाइनल फैसला हुआ हुकूमती जमातों में? कि अभी तो फिर वो अलवी साहब ने, जो मैं समझता हूँ, मैं बड़ी इज्जत करता हूँ उनकी, लेकिन उन्होंने जो अपने आइन जो पढ़े उसकी वर्डिंग, कि मैं कभी अपने गुस्से, अपने जाती फैसले, अपनी अना के ऊपर मुल्की मामलात में कभी तरजीह नहीं दूंगा, लेकिन उन्होंने आज हलफ ना लेकर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का, मैं समझता हूँ उन्होंने आइन से नाराज किया है, और अब उनको खुद रिजाइन कर देना चाहिए, या उनके खिलाफ इम्पीचमेंट जरूर होनी चाहिए। नहीं होनी तो चाहिए, ये तो आप कह रहे हैं, लेकिन क्या देखिए एक लॉजिक होता है ना जी, एक लॉजिक होता है किसी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ इम्पीचमेंट के लिए आपको कोई ग्राउंड चाहिए होता है, कोई इखलाकी तौर पर, कोई कानूनी तौर पर आपको पास कोई ग्राउंड हो तो आप इम्पीचमेंट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल ग्राउंड उन्होंने खुद दे दी है। पिछले जो सेशन में भी वोटिंग में ना करवाकर स्पीकर वाला और सारा मामला, फिर रेफरेंस वाला, फिर इस तरह उन्होंने बहुत साबित किया है कि वो अभी भी पार्टी का हिस्सा है। हालांकि जो प्रेसिडेंट जब स्पीकर होता है वो पार्टी से बालातर हो जाता है, वो सारे मुल्क का होता है। बेशक एक पार्टी के साथ उसकी एफिलिएशन रही हो, लेकिन वो सारे मुल्क के फिर होते हैं, वो किसी एक पार्टी के नहीं होते। अच्छा चंद साहब, चले पीपल्स पार्टी तो अपना फैसला कर लेगी, लेकिन कब तक एक्सपेक्टेड है कि काबीना अनाउंस हो जाएगी आपके ख्याल? कल तक हो जाएगी। अच्छा, कल तक हो जाएगी। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइएगा कि कुछ वीडियोस सर्कुलेट कर रही हैं मैरियट में, वेरी डिस्टर्बिंग वीडियोस, जिसमें आप हैं, नूर आलम साहब हैं, कुंडी साहब हैं, मुस्तफ़ा खोखर साहब हैं, और ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे ये कहा जा रहा है कि जी आप एक बुजुर्ग वहां पर तशद्दुद कर रहे हैं। एक्चुअली हुआ क्या? और मुझे तो पता है, लेकिन आप ऑन एयर थोड़ा सा बता दें जी। आप हमें जानते हैं, किसी बुजुर्ग या किसी आम शहरी पे तशद्दुद करना ये एक बहुत अच्छी बात नहीं होती जब किसी के साथ आप लड़ते हैं। लेकिन अगर आप बैठे हो, अफ्तारी कर रहे हो, आप रोजे में हो सारे, और अफ्तारी से 2 मिनट पहले आके एक जवान आदमी खड़ा होके आपको माँ बहनों की गालियां देनी शुरू कर दे, आपकी बेटियों को और आपकी बहनों को, और इसके बावजूद आप चुप कर जाएं कि रोजे का टाइम है, हम नहीं बोलेंगे। हमें पश्तो में उसने गाली दी, नूर आलम खान ने वो सिर्फ समझ आई, नहीं ये इसी बंदे ने दी, इसी बंदे ने खड़े होकर हमारे टेबल के पास आकर, ठीक है, खड़े होकर गालियां दी माँ बहन की, और हमने पूछा, और उसके बाद जब वो अपने अफ्तारी, उस वक्त भी लड़ाई हो चली थी, लेकिन हम चुप करके बैठ गए कि अफ्तारी हो जाए। अफ्तारी के बाद 10 मिनट बाद मुस्तफ़ा खोखर और मैं उसके टेबल से हम गुजर रहे थे, तो हमने उसको रिक्वेस्ट की कि आपने बड़ी ज्यादती की है, आपने नूर आलम की तरफ मुंह करके पश्तों में आपने उसको गालियां दी हैं, तो मेहरबानी करें आप उससे सॉरी कर लें, रोजे का महीना है, अफ्तार हो किया है हमने, तो इस वक्त कोई बदमज़गी अच्छी नहीं होती है एक दूसरे को गालियां देना। रोजे में बंदा हो और बंदा गालियां दे, देखे रमजान अल मुबारक। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ फिर? तो वो उसने दोबारा गाली देनी शुरू कर दी, दोबारा गाली देनी शुरू कर दी, और फिर वो लपका हमारी तरफ। अच्छा, ये वीडियो आप निकाल के दे, और साथ वीडियो भी बना रहे थे, जो इस वक्त एक कौमी यूथ की जो एक मुनफरद स्टाइल है कि गालियां भी शुरू करते हैं, तानाजनी भी साथ सोशल मीडिया पर चढ़ाने के लिए वीडियो भी बनानी शुरू कर देते हैं।
और ये उसके साथ 3 बंदे और थे, वो वीडियो, एक बंदा वीडियो बना रहा है, चलो मैंने कहा अब तुम अपनी वीडियो मुकम्मल कर लो, बना लो वीडियो भी वही बना रहे थे। नहीं, लेकिन ये तशद्दुद तक ये मामला क्यों पहुंचा? क्योंकि आप तो एटलीस्ट आप लोगों को सब्र कर मुजाहरा करना चाहिए। थोड़ी बहुत हुई, इसके बावजूद हमने तो उसको छुड़वाया भी, लेकिन वहां बहुत सारे लोग थे जो गुस्से में थे, जिन्होंने सुनी थी गाली, खुसूसन पश्तो में जिन्होंने गालियां सुनी थी, वो भी ज्यादा गुस्से में थे वहां पे। इस बंदे ने बड़ी ज्यादती की है, किसी को माँ और बहन की, देखे ना, किसी के जवान बच्चों को आप गालियां देंगे तो वो क्या करेंगे? इसके बावजूद वो नूर आलम बैठा रहा, वो नहीं उठा। लेकिन चंद साहब, जो देखिए ना, तशद्दुद तक तो बात नहीं जानी चाहिए थी। आपको तो हम जानते हैं, सब्र आपको रिस्ट्रेन करना चाहिए था। भाईजान बिल्कुल करते, लेकिन एक बंदा आपको गालियां देता रहे, साथ वीडियो बनाता रहे, फिर उसका क्या इलाज किया जाए? कि वो सोशल मीडिया पे चढ़ा दे कि मैंने गालियां दी है वीडियो। अगर हमने अपने इलाकों में रहने, हम अपनी माओ बहनों को क्या जवाब देते कि आपको लोग गालियां दे रहे हैं और हम चुप करके खड़े रहे? वैसे चंद साहब, ये जो मामला जिस तरफ जा रहा है, अगर देखिए नूर आलम के साथ ये तीसरा तकरीबन वाकया हो गया और इधर मैरियट नहीं होगा इंशाल्लाह। अच्छा, नहीं, इस्लामाबाद में तो नहीं होगा, लेकिन रिस्ट्रेंट का मुजाहरा वहां से भी होना चाहिए और बिल्कुल यहाँ से होना भी होना चाहिए। और मैं समझता हूँ ये पीटीआई की लीडरशिप का काम है कि वो बजाय लोगों को थपकी देने के, बजाय इदारों पे हमला करें लोग। आज देखें ना, इदारों ने भी अपनी स्टेटमेंट दी है, और हम देखें ये आप इदारों को, लोगों को गालियां देंगे तो फिर इस तरह आपके लोग भी सड़कों पर आजादाना नहीं घूम सकेंगे। ठीक, चले, नदीम अफजल चंद साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साजिन, बड़ा सिंपल ये है कि एक तरफ इंसाइटमेंट टू वायलेंस हो रही है, मतलब पीटीआई के जलसों में अगर ये कहा जाए कि आप इनको घरों में भी ना छोड़ें, आप इनके मुंह काले करें, इनके बच्चों के स्कूलों तक पहुंचे, तो उसका फिर अवाम भी असर लेते हैं। और ये जो वाकयात हो रहे हैं कि 4-5 लोग अगर बैठे हैं और अचानक आके गालम गलोच शुरू हो जाए और ये सारा, तो ऑब्वियसली वहाँ से भी जवाब आएगा। लेकिन तशद्दुद को बिल्कुल जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। दोनों तरफ से जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं है, कंडेमेबल है। और हमारी सियासी क़यादत को चाहिए कि कम से कम नौजवान नस्ल तक ये चीज़ जो है मुंतकिल ना होने पाए। एंड इट्स अबाउट टाइम कि इस पर फुल स्टॉप लगा लिया जाए। वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात। वेलकम बैक राजीव। ब्रेक से पहले शाहिद खाकान अब्बासी और नदीम अफजल चंद को आपने सुना। इस वक्त तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली मोहम्मद खान साहब, पहले तो ये बताइएगा कि जो आपके लोग मुस्ताफ़ी हो गए थे, क्या उन्होंने तहरीरी तौर पर स्पीकर ऑफिस को इस्तीफ़े भिजवा दिए हैं या अभी तक कुछ लोगों ने नहीं भिजवाए? क्योंकि मैं आपका ही कहीं क्लिप देख रहा था कि बहुत से लोग चाहते हैं कि पार्लिमान के अंदर बैठ कर लड़ाई लड़ी जाए और मुस्ताफ़ी ना हुआ जाए। बहुत शुक्रिया। अरे भाई, वो तो डिसीजन से पहले की बातें थी। डिसीजन जब हो गया उसके बाद तो फैसला हो गया है और तमाम मेंबरान ने मेरे ख्याल में अपने इस्तीफे जमा कर दिए हैं। अगर कोई एका दुका मुल्क से बाहर हो उसका मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरे ख्याल में अक्सरियती जो है वो पार्टी चेयरमैन को जो है वो जमा हो गए हैं। अब वो किस वक्त स्पीकर साहब को देते हैं उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जमा हमने सब जमा हो गए। अच्छा, मुझे अली साहब ये बताइएगा, क्या इसके बाद जो चूंकि आपकी गवर्नमेंट है खैबर पख्तूनख्वा में और बड़ी ठीक ठाक मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट है, क्या वहां पर भी इस्तीफे देने का फैसला हो चुका है? तो इसका मतलब गवर्नमेंट असेंबली डिसॉल्व करनी पड़ेगी और इस्तीफे फिर दे दिए जाएंगे? हमारे पास बहरहाल है और परसों ये जो है ये सारे इश्यूज़ जो है वो डिस्कस भी हुए और ये भी डिस्कस हुआ कि क्या तमाम सूबाई असम्बलियों से भी निकला जाए। मेरे ख़्याल में अभी शायद उसमें थोड़ा सा वक्त हो, क्योंकि जो कौमी असम्बली की सूरत हाल है वैसी तो सूबे में नहीं है, क्योंकि वहाँ तो हमारी अपनी हुकूमत है और वहाँ कोई इम्पोर्टेड सिस्टम तो नहीं वहाँ बैठाया गया जिस तरह यहाँ शहबाज साहब का है। तो मेरे ख्याल में अभी उसका फैसला शायद नहीं हुआ कि असेंबली तोड़ी जाए या वहाँ से इस्तीफे दिए जाएं। लेकिन अली साहब, ठीक है, ये थोड़ा सा मुझे इसमें कंफ्यूजन आपकी स्ट्रैटेजी में इसलिए लगती है कि मतलब पाकिस्तान में ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि चारों सूबाई असम्बलियाँ मौजूद रहें अपनी जगह पर और कौमी असम्बली में जो है वो इंतखाबात करवा दिए जाएँ। या तो ये है कि आप सूबाई और कौमी असम्बलियाँ दोनों छोड़कर और आप डिमांड रखें कि जी हम इलेक्शन ही चाहते हैं, और या फिर कौमी असम्बली से भी इस्तीफे वापस ले लें। देखें, वो ऑप्शन जिस तरह मैंने आपको कहा कि सूबों का है,
डिस्कस भी हुआ, खैबर पख्तूनख्वा का और बलूचिस्तान का और साथ में फिर सिंध का, कि वहाँ से जो हमारे मेंबर्स हैं, पंजाब ऑफ कोर्स। लेकिन अब कब वो डिसीजन लेना है वो तो ज़ाहिर है पार्टी लीडरशिप उसका फ़ैसला करेगी। हाँ, ये ऑप्शन बहरहाल है कि अगर हम मरकज़ से निकलें तो फिर सूबों से भी निकलें, लेकिन वहाँ पे आप को ये भी इल्म है कि पख्तूनख्वा में हमारी तहरीक इंसाफ की अपनी हुकूमत है और असल जो इशू है वो तो मरकज़ में है। तो लेट्स सी कि उस पर फिर फैसला क्या आता है। ठीक, लेकिन अली साहब अगर देखें ना, अगर तो पंजाब में हमजा शहबाज सीएम बन जाते हैं तो फिर तो आपका बयानिया ये भी होगा कि जी वहाँ पे भी एक साजिश के इंटरनेशनल साजिश हुई है, हुकूमत हमारी चेंज की गई, तो इसका मतलब पंजाब से भी फिर आपको रिजिग्नेशंस तो देने पड़ेंगे उसके बाद। देखिए, जो मरासला है गैर मुल्की वो तो बहरहाल मैं तो नहीं देखा, लेकिन जितनी उसके मारूज़ात और जितनी उसकी ब्रीफिंग्स हमें काबीना में दी गई थी जब हमारी हुकूमत थी, तो वो तो मेनली इमरान खान साहब सेंट्रिक है, पीएम सेंट्रिक थी कि इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराया जाए। अब क्या उसमें पंजाब भी शामिल है, तो वो तो एक ज़ाहिर है एक इनडायरेक्ट उसका आफ्टर इफ़ेक्ट तो है कि जो अलायंस यहाँ पे थे मरकज़ में, ज़ाहिर है फिर वो अलायंस वहाँ भी नहीं रहे, या जो एक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे थी वो फिर पंजाब में भी नहीं रही, तो मरकज़ का असर फिर पंजाब पे डायरेक्टली पड़ा। और आपने ये भी देखा कि जिस तरीके से मेंबरान की ख़रीद व फ़रोख्त या उनकी हॉर्स ट्रेडिंग या उनको जो है पोल शिफ्टिंग की गई एक जगह से दूसरी जगह, तो वो पंजाब में भी आपने देखा होटल्स भी बुक हुए और मेंबरान को वहाँ से जिस तरीके से मतलब वहाँ से भी फिर रिजिग्नेशन देने का आपका इरादा है, रिजिग्नेशन दे देंगे, ये एक ऑप्शन मौजूद है और उसमें डिस्कस भी हुआ। अच्छा, अब कब इस ऑप्शन को यूज़ किया जाए वो ज़ाहिर चेयरमैन साहब का इस्तेहकाक है। ठीक, मुझे अली महमूद खान साहब ये बताइएगा कि देखिए, अगर आप पार्लियामान में रहते हुए, और बड़ी स्ट्रांग ओपोजिशन इमरान खान की सरबराही में पहली भी हुई है और बतौर अपोजिशन लीडर मेरा ख्याल है वो बड़े मजबूत सियासी रहनुमा के तौर पर सामने आते हैं, अगर असम्बली में रहते हुए इसी गवर्नमेंट को टफ टाइम दिया जाता, क्योंकि आगे देखिए रिफॉर्म्स होने हैं, उसमें भी आपकी गैर हाजिरी होगी, आगे कोई निगरान कैबिनेट है उसमें भी आपकी गैर हाजिरी होगी, इसमें नुकसान सियासी तौर पर आपका बहुत बड़ा है। और पाकिस्तान की 70 साल सियासी तारीख उठा के देख ले, जिस सियासी जमात ने इलेक्शन का बाइकआउट किया या इस्तीफे दे के गए, उन्हें नुकसान नहीं होता है सियासी तौर पर। देखें, ये सारी डिबेट पहले हो चुकी थी, अब तो चूँकि फ़ैसला हो गया है, अब इस पर मेरे ख्याल में गुफ्तगू मेरे ख्याल में तो बेमानी इसलिए होगी कि डिसीजन लिया जा चुका है और हम सब उसको अबाइड कर रहे हैं। और डिसीजन यही है, दो मौक़िफ़ आए थे, एक मौक़िफ़ ये भी था जो आप बात कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल दूसरे मौक़िफ़ ने प्रिवेल किया और वो यही था कि जो एक इम्पोर्टेड रजीम बैठाई गई है और रजीम चेंज हुआ है और एक मनूवरिंग की गई है, ऑर्केस्ट्रेशन की गई है, एक साजिश के ज़रिए हुकूमत ख़त्म की गई है, तो अब अगर इसमें अपोजिशन में बैठें तो मौक़िफ़ ये आया कि एक लेजिटिमेसी आएगी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को, एक इम्पोर्टेड हुकूमत को एक लेजिटिमेसी देने के लिए हमारी पार्लिमानी पार्टी या हमारे चेयरमैन साहब तैयार नहीं है। ठीक है, मुझे अली महमूद खान साहब आखिर में जाते हुए, आज एक बड़ी डिस्टर्बिंग वीडियोज़ आ रही हैं मैरियट से, जहाँ पर नूर आलम खान से किसी ने बदतमीज़ी, बल्कि उनका दावा यह है कि उनको गालियां निकाली गई और बात तशद्दुद तक पहुंच गई। ये तीसरा वाक़या है उनके साथ। अब तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की जानिब से ये कहा जा रहा है इनके घरों में भी आप जाएं, मुंह काला करें, इनको छोड़े ना, ये सारे गद्दार हैं। दोनों जानिब से रिस्ट्रेन का मुजाहरा होना चाहिए। देखिए, उन्होंने अगर तशद्दुद किया वो भी गलत है, लेकिन यहाँ से तशद्दुद पर उकसाना, मतलब इंसाइटमेंट टू वायलेंस, क्योंकि अब इमरान खान साहब के बड़े लॉयल कारकुनान हैं, वो तो ये देखते हैं कि जहाँ ये अब हमें नज़र आए, क्योंकि इमरान खान ने कहा मुंह काला करना है इन गद्दारों का, तो हम वो करेंगे। लेकिन ये हमारी सोसाइटी के लिए और सियासी माहौल के लिए बिल्कुल ये मामला ठीक नहीं है। नहीं, घरों पे जाना और इंसाइट करना और इस तरह की चीज़ें तो बहरहाल किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। एक एहतजाज आप कर सकते हैं, वो भी एक ख़ास पैराए में कि आप किसी पे हमला ना करें या किसी पे ज़ाती अटैक ना करें, लेकिन अवाम है, उनका एक रिएक्शन है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप या उनको ज़ाती गालियाँ दें या फिर वो मेंबर साहब भी जाके मारें। तो दोनों तरफ से एहतियात होनी चाहिए। मेरे ख़्याल में सियासत का मतलब ज़ाती दुश्मनी नहीं है, लेकिन ये आवाम का एक रिएक्शन है। लेकिन मैं आवाम से रिक्वेस्ट करूँगा कि रिएक्शन भी कैलकुलेटेड हो या कुछ ना कुछ उसमें सब्र का और लिहाज का पैमाना ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ज़ाती लड़ाई तो किसी की नहीं है, उसूली लड़ाई है। लेकिन आवाम का रिएक्शन और एक गुस्सा जो है वो बहरहाल है, जो आपने परसों रात भी देखा, जो कौम निकली है
मेरी तो ज़िंदा यादाश्त में पाकिस्तानी कौम इस तरह बग़ैर किसी के ख़ास कोशिश के, यानी कि किसी को गाड़ियाँ प्रोवाइड नहीं की गई, कोई लीडरशिप वहाँ पे ग्राउंड पे इस तरह मौजूद नहीं थी, हम सब तो इधर मौजूद थे और सारे निकले हैं। तो अवाम का एक गुस्सा, एक रिएक्शन तो आया है इस इम्पोर्टेड रजीम चेंज के ख़िलाफ़, लेकिन बहरहाल एट द एंड ऑफ द डे किसी भी सूरत ये कोई अच्छा वाक़या नहीं है। दोनों तरफ से रिस्ट्रेंट और सब्र का मुजाहरा होना चाहिए, मुजाहरा करना चाहिए। अली मोहम्मद खान साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि अवाम का अगर गुस्सा है भी तो वो तहजीब के दायरे के अंदर रहते हुए अपना एहतजाज रिकॉर्ड करें, ना कि किसी को गालियां निकालें या बात वो तशद्दुद तक पहुंच जाए। वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का नाज़रीन, जिसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात। वेलकम बैक नाज़रीन। आज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत 79वीं फॉर्मेशन कमांडर्स की अहम कॉन्फ्रेंस हुई, जहां DGISPR के खड़े हैं और खड़े रहेंगे। ये सब कुछ देखा है और वो एज ए कन्विक्शन उनको ये है कन्विक्शन कि भाई ये एक उनके दिल में एक ये नहीं कि कहीं कहने की बात है, ये मेरी जब बात होती है बच्चों से भी, बड़ों से भी, सीनियर से भी, तो सब इस बात पे कन्विंस हैं कि एक जो हमने मुआहिदा किया हुआ है, इमरानी मुआहिदा, इसको आप चेंज करें तो चेंज करने की जिनको इसी के लिहाज से ताकत मिली है वही करें इसको। और फौज पाकिस्तान का सिर्फ एक काम है कि उसके तहत जो भी हुकूमत पर से इक़्तिदार आए, जो भी पार्टी आए, जो भी हुकूमत हो, उसके साथ मिलके पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो भी हुक्म मिले उसके मुताबिक अपना जो ड्यूटी सर अंजाम दे। उसमें जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहज़ेब को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आएँ और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें।